हेलो दोस्तों, वह ट्रांस नमस्कार। मैं दीपक सिंह। मैं बताना चाहूँगा कि आज 3 तारीख हो चुकी है और सिंगला केस केवल 19 दिन दूर है, 18 दिन बीच में है। और वैसे असल में देखा जाए तो इसकी जो लिस्टिंग होगी, जो इसकी लिस्ट निकलेगी, कौन लिस्ट जो निकलेगी, वो शायद 16 या 17 जुलाई को निकल जाएगी और हम सब उसका बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। आपको पता है, पीछे का अनुभव बताते हैं। यदि कोई खेल नहीं होता है तो हमारी सुनवाई 22/7/2026 को निश्चित है। लेकिन कुछ डेवलपमेंट्स ऐसे हो रहे हैं, वो कई प्रकार की शंका डाल रहे हैं। अभी आपने देखा LIC का जो केस चल रहा था, उसकी बेंच के एक जज महोदय रिटायर हो गए और जितनी भी उनकी सुनवाई हुई सब होल्ड पर रख दी गई। अब कोई नई बेंच बनेगी, नए सिरे से सुनवाई होगी। अब यह केस वहां तक क्यों खींचा गया जब लगभग आर्गूमेंट हो चुका, सब हो चुका। अब इसका केस का निर्धारण कहां से होगा? क्या नई सुनवाई होगी नई बेंच बनने पर, या केस जहां छोड़ा है वहीं से उसकी सुनवाई शुरू हो जाएगी? ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर निर्भर करता है। यदि वो ये कहते हैं इस केस में वहीं से होगी जितना केस सुना जा चुका है, तो फिर वहां से होगी, नहीं तो आगे से होगी। लेकिन LIC का लोक अदालत में जाना एक प्रकार से कई शंकाओं को जन्म दे दिया। पहले तो वो लेटर आया, कहीं ने कहा ये फेक है, लेकिन बाद में चला वो जेन्युइन लेटर था। और वो जो पेंशनर से LIC के ऑफिसर्स हैं ना, उनका ही निकाला हुआ है। उनके जनरल सेक्रेटरी से मेरी बात हुई थी। हमने उनसे कहा कि आपके लेटर में जो ये बताता है कि आप विशेष अदालत में जा रहे हो, लोक अदालत में, बैंक पेंशनर्स में एक तहलका मचा दिया है आपने। वो जानते थे इस चीज़ को कि उनके पास ही फ़ोन आए हुए हैं कि भाई ये क्या किया, लेकिन उनकी मजबूरी ये थी कि नई बेंच का गठन होगा, नए सिरे से केस की सुनवाई होगी, तो बहुत बड़ा समय लग जाएगा। हो सकता है किसी प्रकार से कोई समाधान इनका विशेष लोक अदालत में हो जाए। अच्छा है, जाना भी चाहिए, वो भी एक माध्यम है अपनी समस्या सुलझाने का। अब दूसरा पक्ष जाता है नहीं जाता है, उस पर डिपेंड करेगा कि विशेष लोक अदालत में उनकी सुनवाई होगी या नहीं होगी। दोनों पक्षों का जाना जरूरी है। अब हमारा जो केस है और LIC का जो केस है, दोनों में फर्क है। पहली बात तो हमारी बेंच यथावत है, कोई परिवर्तन नहीं है। उनकी बेंच में परिवर्तन हो गया है। उनका केस भी पार्ट हेड था, हमारा ही पार्ट हेड है। उनको मजबूर किया केवल और केवल कि नई बेंच का गठन होगा। आशंकाएं पैदा हुई कि नए सिरे से केस शुरू होगा, टाइम लगेगा, तो उनका जाना जरूरी है। हमारे केस में, सिंगला साहब वाले केस में, ऑलरेडी हमारे जो पिटिशनर्स हैं नो कंसेंट दे करके बैठे हुए हैं। तो संभावना तो यही है 22/7/2026 को सुनवाई होगी और केस लिस्ट भी है। अब किस नंबर पे आता है, या स्पेशल बेंच में जाता है जो पहले था, किस प्रकार से शुरू होगा, वो तो बाद में पता चलेगा, अभी पता नहीं चल सकता। लेकिन दोस्तों, इतना जरूर है कि सिंगला साहब वाले केस को लेकर के बैंक पेंशनर्स में जागृति आई है, वो जागृति LIC में अब तक नहीं आई। LIC का केस एक ऐसे अंधकारमय गुफा में पड़ा हुआ है, वहां यही पता नहीं चलता वहां क्या हो रहा है। लेकिन सिंगला साहब वाले केस की एक एक विषय की जानकारी, मैटर की जानकारी, इश्यू की जानकारी आपको दी जा रही है।
यदि मैं अपने चैनल के माध्यम से इतनी जानकारी नहीं देता तो आपको यही पता नहीं चलता कि सुप्रीम कोर्ट में जो बहस होने जा रही है हमारे वकील किस साइड में ले जाएंगे कि ऐसा नहीं हो फंड चोरी गा के और दोबारा ये जाकर कहीं एक्चुअली कैलकुलेशन को नहीं डालते। जितना हम अध्ययन करते गए, लोगों को बताते गए, लोगों का ध्यान बदलता गया, तो लोगों को पता चला कि हमारा एक रेगुलेशन है जो कि LIC का नहीं है। हमारा फंड से कोई लेना देना नहीं है। हमारे इस फंड अपडेशन को रोकने के लिए हमारे ही लोगों ने अड़ंगे अटकाए। अड़ंगे तो भी अटका रखे। UFBU द्वारा पुणे अपने सर्कुलर में पेंशन अपडेशन, इंक्रीज इन एक्सग्रेसिया और DA पैरिटी की बात करना एक सरासर बेईमानी है और किस केस को रोकने की तैयारी है। आप सोचते होंगे भाई इन्होंने कैसे इसको इंक्लूड कर दिया। ऐसे ही नहीं कर दिया। इनकी जो चमचा रिटायरों की जो यूनियन है, जो फौज है, जो EIBRF और AIB पार्क और CVPRO के रूप में है, बैठ करके इन लोगों ने इनसे COD लिया, चार्टर ऑफ डिमांड, जो जरूरत नहीं थी। जब इनको एक्सक्लूज कर दिया 2015 में नो कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी क्लॉज ला करके, तो इन्होंने COD क्यों दिया। मैं कह रहा था इनसे COD सिर्फ इसलिए लिया जा रहा है जिससे कि हमारे केस को इधर उधर भटकाया जा सके और ये कहा जा सके ये केस अभी भी निगोशिएशन में है, फाइनल नहीं हुआ है, जैसा फैसला चंडीगढ़ हाई कोर्ट से आया था। मतलब केस को रोकने के लिए EIBRF और CVPRO ने चार्टर ऑफ डिमांड दिया, IBA को दिया और UFBA को दिया, और ये जानते थे कि ये एलिजिबल फोरम नहीं है देने के लिए। दे रहा तो बैंक को देना चाहिए था और चीजों को देते, लेकिन अपडेशन से कोई मतलब नहीं था। लेकिन फंसा तो अपडेशन है ना। इन्हें कोर्ट में यह दिखाना है कि पेंशन अपडेशन का मुद्दा अभी निगोशिएशन में हल नहीं हुआ है, और यही कारण है कि UFBU ने पेंशन अपडेशन का मुद्दा दो और मुद्दों के साथ इसलिए रखा है कि कोर्ट में यह कहा जा सके कि इनकी जो यूनियन है वो पेंशन अपडेशन के मुद्दे को अभी तक निगोशिएशन में रखे हुए, उसमें कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। अब हम ये देखते हैं कि हमारे एडवोकेट कोर्ट में क्या कहते हैं। एक्ट 1970 पेंशनर्स के संबंध में कलेक्टिव बार्गेनिंग का अनुमति नहीं देता। फिर ये इसको पेंशन अपडेशन क्यों यहां पर लेकर आए हैं। केवल और केवल ये दलाल किस्म के लोग जिनको बार्गेनर्स कहते हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग मीन्स ये कलेक्टिव बार्गेनर हैं, ये दलाल हैं, ये दलाली करते हैं, ये पेनल्स को सेट नहीं करते। जब कई वेजेज हुआ करते थे, लेबरर हुआ करते, वर्कर हुआ करते थे, तो उनके लिए वर्ड था वेजेज। आजकल वो एम्प्लॉय हो चुके हैं। वहाँ एम्प्लॉय रहा या वेजेज रह गया। वेजेज का मतलब मजदूरी, लेबरर का मतलब मजदूरी, वर्कर मतलब मजदूरी, लेकिन एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉय जो एम्प्लॉय कर रखा है। एम्प्लॉय में आपके इवन स्केल 7 तक के जो ऑफिसर है वो आते हैं, लेकिन वो वर्कर में नहीं आते, वो लेबरर में नहीं आते। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अनुसार जो मैनेजरियल पोस्ट है वो वर्कर में नहीं आती हैं, लेकिन एम्प्लॉय में सारे आते हैं। वर्ड एम्प्लॉय बदल गया, लेकिन इन्होंने रखा इसको ही वेजेज। और गजब की कहानी देखिए कि जब बैंक के संदर्भ में बातें होती है तो एम्प्लॉय एंड ऑफिसर आता है। फिर ये एम्प्लॉयज कौन है? एम्प्लॉय तो वो होते हैं जिनको एम्प्लॉयर एम्प्लॉय करता है। अब एम्प्लॉयर कौन है? एम्प्लॉयर तो भारत सरकार है, भारत सरकार के बैंक है। तो भारत सरकार के बैंकों में जितने भी लोग सर्विस कर रहे हैं दे आर और एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग ऑफिसर्स। लेकिन यहां भी इन्होंने एक डिस्टिंक्शन बना रखा है। ये पहले जो 1926 का जब एक्ट आया था, ये एम्प्लॉयज यूनियन के नाम से जो ये बने थे, जितने भी बने थे, ये बाद में बदल गए, धीरे धीरे परिवर्तन आया। और आज का एम्प्लॉय के संबंध में PN अलाउंसेज होते हैं, न वेजेज, लेकिन अब भी वेजेज सेटलमेंट। ऑफिसर्स का जॉइंट नोट, ये अलग अलग जो टर्मिनोलॉजी बना रखी है ना डिफरेंशिएट करने, ये UFBU वाले इसको भी सही नहीं करा पाए कि भैया बताइए एम्प्लॉय कौन है, किसको एम्प्लॉय कहोगे आप।
बस एक हल्का सा आइडिया दे दिया कि वर्कमैन की जगह एम्प्लॉय हो गया है। वर्कमैन और एम्प्लॉय में फ़र्क है। वर्कमैन वो है जो सुपरविजन या मैनेजरी पोस्ट पर नहीं आता, उसके नीचे वाले लोग, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अनुसार। एम्प्लॉय सारे हैं जिसको एम्प्लॉयर ने नौकरी दे रखी है, दे आर ऑल एम्प्लॉयज, नीचे से लेकर ऊपर तक दे आर ऑल एम्प्लॉयज। सब कुछ बदल गया, लेकिन इन बेईमानों की वजह से जो सोशल डिजिग्नेशन होता है, इस प्रकार का एक परसेप्शन होता है, ये उसको भी नहीं बदल पाए। पीएनएल को क्या कराएंगे? और आप देखोगे, आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में वर्ड भेजे जाता है, लेकिन आपका एक्ट 1970 में पीएनएल का और रिम्यूनरेशन का डिटर्मिनेशन आता है। ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये ऐसी ही पड़ी हुई हैं। अब देखते हैं हम कि क्या होता है। और क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा मैटर पहुंच चुका है, हमारे पास नई जो चीज़ें आएंगी वो डालते रहेंगे, लेकिन रिपीटेशन ज़रूरी है 22 तारीख तक। उसके बाद हो सकता है अवस्था सामान्य हो जाए, सामान ढर्रे पर आ जाए, पेंशन अपडेशन हो जाए, नॉर्मल जानकारी आप तक पहुंचता करेगी। लेकिन जब तक हमारा अपडेशन नहीं होता है, हम इसको लगातार इसका बिगुल बजाते रहेंगे। मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू।